जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला यूट्यूब चैनल में। इससे पहले हमने स्वर संधि के पूरे 5 प्रकार देख लिए थे, कैसे संधि विच्छेद होता है, क्या सब रूल है, ये सब हमने डिटेल में देख लिया था। आगे आने वाले वीडियो में उसका एक हल्का सा ट्रिक देख लेंगे। शायद मैंने उसके पहले ट्रिक भी बताया है। आज का हमारा विषय है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत व्यंजन संधि। इससे पहले यदि आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो पढ़ाता हूँ तो वो पुराने से कहीं ना कहीं रिलेटेड रहता है। तो आपको कम से कम वो वर्णमाला वर्तनी इतना अच्छे से आना चाहिए, उसके बाद ही आपको संधि समझ आएगी। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन अगर चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, आपका कंटेंट अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो आप अपना अमूल्य समय और कहीं वेस्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज बिना देरी किए शुरू करते हैं। पिछले कुछ वीडियो में मैंने बताया है कि संधि क्या होता है ना। संधि का मतलब होता है किसी दो वर्णों के मेल से, है ना, कुछ नया चीज़ बनता है। किसी दो वर्णों के मेल से कुछ नया चीज़ बनता है, उसी को हम संधि कहते हैं। आज का है हमारा व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि के बारे में समझते हैं। जब व्यंजन वर्ण के साथ कोई व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण मिलता है, ठीक है, तो बनने वाला विकार व्यंजन वर्ण होता है, और इस प्रकार बढ़ने वाले शब्द को हम प्रक्रिया को व्यंजन कहते हैं। देखिए, स्वर संधि में हमने क्या पढ़ाया था? हमने स्वर में पढ़ाया था, ये हमने स्वर में पढ़ाया था कि स्वर प्लस स्वर और बनने वाला भी स्वर, लिख नहीं पा रहा अच्छे से, स्वर इक्वल टू स्वर प्लस स्वर। ठीक है, स्वर प्लस स्वर मतलब स्वर संधि के लिए स्वर प्लस स्वर मिलता था, और इसे मिलने वाला विकार जो होता था वो भी एक स्वर होता था। इसमें पूरे स्वर होते थे। लेकिन व्यंजन में क्या है? व्यंजन इस साइड तो व्यंजन होगा लेफ्ट हैंड साइड में, बट राइट हैंड साइड में आपका स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, लेकिन जो बनने वाला विकार है वो हमेशा व्यंजन ही होगा। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक है, स्वर में क्या होता था स्वर संधि में कि उसके दो वर्ण के जो पहले वर्ण के अंतिम वर्ण और दूसरे का प्रथम वर्ण हमेशा स्वर होता था। ठीक है, हमेशा स्वर होता था, और एक स्वर का ही निर्माण करते थे यहाँ पे। लेकिन व्यंजन में ऐसा नहीं है। प्रथम वर्ण जो रहेगा, प्रथम वर्ण का लास्ट वर्ण, प्रथम शब्द का लास्ट वर्ण रहेगा वो व्यंजन रहेगा, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आपका स्वर हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, लेकिन इनसे मिलकर बनने वाला आपका व्यंजन ही होता है। ठीक है, तो एक बार पढ़ लीजिए। जब व्यंजन वर्ण के साथ कोई व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण मिलता है तो बनने वाला विकार व्यंजन वर्ण होता है। इस प्रकार बनने वाले शब्द की प्रक्रिया को हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, चलिए देखें हैं नेक्स्ट में। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण ये होगा वाक धन ईश, वाक प्लस ईश। ठीक है, वाक प्लस ईश। देखिए, प्रथम वर्ण के अंतिम, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण इसमें क्या है? व्यंजन है, और अंतिम दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपका स्वर है। ये स्वर और व्यंजन दोनों हो सकते हैं, तब तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वागीश। ठीक है, यदि आपको अभी दिक्कत हो रहा होगा समझने में कि ये क का ग कैसे हो गया है ना, तो इसके लिए भी पूरा हम नियम बताएंगे, उस नियम से आप सब कुछ याद कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नियम की ओर। नियम नंबर 1 देखते हैं। हिंदी व्याकरण में नियम नंबर 1 देखते हैं। यदि वर्ग के पहले वर्णों के साथ, है ना, यदि वर्ग के पहले वर्णों के साथ स्वर, तीसरा, चौथा या अंतःस्थ व्यंजन आए, मिलन आए तो, ठीक है, यदि वर्ग के पहले वर्ण क्या है? देखिए, क, च, ट, त, प, ये है ना, कचट तप, ये पहले वर्ण है आपके वर्ग के। यदि इनके साथ, है ना, स्वर, तीसरा वर्ण, देखिए स्वर में पूर्व वर्ण, और ये तीसरा, और ये चौथा वर्ण, और अंतःस्थ य र व, ल व। ठीक है, अगर ये आए, मिलन हो, तो क्या होगा? क का ग हो जाएगा, च का ज हो जाएगा, ट का ड हो जाएगा, त का द हो जाएगा, और
प का फ, इसी को बोलते हैं वर्ग का पहले वर्ग के शब्दों का तीसरे वर्ग में परिवर्तन। पहले वर्ग के शब्दों का तीसरे वर्ग में परिवर्तन इसका मतलब होता है। जैसे मैंने अभी लिखा था ना यहाँ पे, वाक प्लस ईश। अब इसको तोड़ के लिखते हैं। ये होता है आपका वा और ये होता है आपका क, प्लस होता है ई और ये होता है श। ये देखिए वर्ग के पहले वर्ण, ये वर्ग का पहला वर्ण है, ठीक है। ये वाक जो है वर्ग का पहला वर्ण है। वाक, फिर से लिखता हूँ, इसको अच्छे से नहीं दिख रहा है। ये वाक है ना, ये वाक प्लस ईश। ये देखिए ये आपके वर्ग का पहले वर्ण है क, और इसका मिलन हो रहा है स्वर से, ठीक है। इसका मिलन हो रहा है स्वर से, तो क्या हो जाएगा, ये जो क है, ये जो क है वो तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो क का तीसरा वर्ण क्या है, यहाँ देखिए क और ये होता है ग, ठीक है। तो ये हो जाएगा वा प्लस ग प्लस ई और श। अब सभी को मिला के लिख दीजिए, ये वा हो जाएगा। अब ये ई जो इस गी को पूरा करेगा तो बड़ा ई का मात्रा है तो वी, ये गी और ये श, ठीक है। इस प्रकार होता है ये वागिश, ठीक है। इस प्रकार होता है ये वागिश। इसमें और कुछ उदाहरण ले लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। एक उदाहरण ले लेते हैं उद्योग का। उत प्लस योग, ठीक है। उत प्लस योग हो गया। अब इसको अलग करके लिखते हैं तो उ इतना आधा निकल गया, च प्लस य, अंतःस्थ ये य हो गया, यह बाहर निकला, ठीक है। यहाँ से हमने य को बाहर निकाल लिया। इसकी मात्रा को इधर लगा लेते हैं, यो, ठीक है। और ये होगा आपका ग। चलिए देखिए ये वर्ण का पहला है, देखिए त आपका पहला है और इसका मिलन किससे हो रहा है, स्वर से। नहीं, स्वर नहीं है। तीसरा है, नहीं है। चौथा है, नहीं है। ये यरा लवा है, यरा लवा है, अंतःस्थ बोलते हैं ना यरा लवा को, तो यह मिल गया ना यहाँ पे। अब इस त का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, इस त का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तब क्या होगा, इस त का तीसरे परिवर्तन हो जाएगा तब क्या होगा, देखिए ये ऊ है, त का तीसरा वर्ण कौन सा है, त था ध, त था द है ना, तो ये द प्लस ये योग का योग ही हो जाएगा वापस ये। अब ये हो जाएगा उद्योग, ये इस प्रकार से ये हो गया उद्योग। ये हो गया हमारा दूसरा उदाहरण। अब एक और देख लेते हैं। तदर्थ, चितार्थ, अचर्थ आदि, षष्ठ रिपु, ठीक है। अब इतना मेरे ख्याल से आपको समझ आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट संधि की ओर। नेक्स्ट संधि हमारा क्या है, नियम है दूसरे वर्ग का पहले वर्ग में परिवर्तन। नियम नंबर 2 है, वर्ग के नियम नंबर 2 है, तो ये है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन, ठीक है। ये जो पहले वर्ग दिख रहा है ना इतना, ये यदि ये कहीं आ जाए तो ये पांचवें वर्ण में परिवर्तन होता है। कब, जब इसका मिलन न और म से हो, इसका मिलन न और म से हो। देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क कचट तप होना चाहिए और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपका या तो न होना चाहिए या फिर म होना चाहिए। यदि न और म से मिले तो वो उसी वर्ग के पांचवें में, जैसे क है तो वो अंगा बदल जाएगा, च है तो इया हो जाएगा, ट है तो ना हो जाएगा, त है तो ना हो जाएगा और प है तो म हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार है। तो इसमें एक उदाहरण लेते हैं फिर समझ आ जाएगा। इसमें उदाहरण है वाक्मय, वांग्मय है ना, ये होता है आपका वाक्मय। अब इसको खोल के लिखते हैं तो ये हो जाएगा वा प्लस क प्लस मय। अब ये देखिए नियम से चलिए, पहले
वर्ण का पाँचवें में, तो पहले वर्ण यहाँ मिल गया। यदि पहले वर्ण के साथ, ये पहले वर्ण के साथ न म आए, ये म आ गया ना, तो ये जो क है वो तीसरे पाँचवें में बदल जाएगा। ठीक है, तीसरे पाँचवें में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये वा प्लस, ये देखिए पाँचवें ये लिखा है ना, पाँचवें ये है, मैं यहाँ भी लिखा है पाँचवा ये, तो ये हो जाएगा प्लस मैं। अब इसको हम लिखेंगे वांग्मय। वांग्मय, देखिए ये इस प्रकार लिखाएगा वांग्मय। ठीक है, यदि मेरी हैंडराइटिंग समझ ना आ रही तो जैसे मैं बोल रहा हूँ उसे भी देख के, या फिर मैं जहाँ इस स्क्रीन में इंगित कर रहा हूँ उसको भी देख के आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं, इसी में एक और उदाहरण ले लेते हैं। वांग्मय हो गया। उत्मत, उन्मत, जगतनाथ देखते हैं, जगतनाथ देखते हैं, जगतनाथ। ठीक है, जगत, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ। अब देखिए इसका लास्ट वर्ण क्या है, जगत, त इसका लास्ट वर्ण है ना, ऐसे प्लस करके बाहर कर लो, ये तब बाहर कर लिया मैं। अब ये नाथ, नियम पढ़ो फिर से। यदि वर्ग का पहले वर्ण के साथ, यदि वर्ग का पहले वर्ण है क्या, देखो तो त कहाँ पे है, यहाँ पे, ये त। तो यदि इसका मिलन न म से है तो न से हो रहा है, तो पाँचवें में बदल जाएगा, न का पाँचवा, त का पाँचवा कौन सा है, त का पाँचवा है न। तो लिखिए इधर फिर से जग है ना, ये आधा न प्लस नाथ। अब इसको जोड़ के लिखिए ये आधा न है, इसको पूरा करने के लिए कोई स्वर नहीं है, तो है ना, तो ये इसको पूरा करने के लिए कोई स्वर नहीं है, तो ये आधा ना हो जाएगा और इस ना के साथ हो जाएगा जगन्नाथ। ठीक है, ये हो गया जगन्नाथ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी ट्रिक बता रहा हूँ वो ट्रिक नहीं, ये तो नियम ही है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा नियम है आपका त का नियम। तीसरा नियम है आपका त का नियम। अब देखिए इस त के नियम में क्या होता है, यदि त के बाद च छा आए तो त का च हो जाता है। यदि त के बाद यहाँ लिखा ही है, देखिए ना, यदि त के बाद च छा आए, है ना, यदि त के बाद च छा आए तो त का च हो जाता है। त के बाद च यदि छ आए, ठीक है, तो त के बाद च या छ आए तो त का तो च हो जाता है, बाकी इसका सेम टू सेम रहेगा इधर का। ठीक है, एक उदाहरण लेने पर आपको समझ आ जाएगा। जैसे हम यहाँ लिखते हैं जगत छाया, जगत प्लस छाया, ये देखिए जगत छाया, या त आ गया। पहले देखिए, हमेशा आप इसको इस प्रकार ऐसे लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। ये हो गया जगत प्लस छाया। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इस छाया को भी अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, ये छाया। ठीक है, अब ऊपर नियम पढ़िए। यदि त के बाद, ये त है, उसके बाद च या छ है, तो यहाँ छ आ चुका है ना, छ बड़ा है छोटा इससे कोई मतलब नहीं है, तो त का च हो जाता है। चलिए ठीक है, और बाकी का जो का त्यों रहेगा ना, तो ज ग प्लस त का च हो जाता है। तो ये हो गया आपका च, आधा च प्लस छ प्लस या। अब मिला के लिखिए, ये हो गया जगत। ठीक है, और ये च आधा है तो ये च आधा हो गया, ये छाया। इस प्रकार ये हो गया आपका जगत छाया। ठीक है, जगत छाया हो गया। अब एक और उदाहरण इसी में ले लेते हैं, च में, अभी छ मिले, अब च में ले लेते हैं। एक होता है उच्चारण, जैसे हम पढ़ते हैं ना उच्चारण, उत प्लस चारण। अब इसको अलग लिख कीजिए, उ, ये त आधा कर लीजिए प्लस चारण। ठीक है, ये हो गया उ प्लस त प्लस, यहाँ पे चालक कर लीजिए और ये रण। नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। फिर से नियम पढ़िए। यदि त के बाद च और छ है, त के बाद च और छ दोनों में से कोई एक है, तो यहाँ पे च आ गया तो त का च हो जाता है। ठीक है, उत प्लस ये च। ठीक है, बाकी का ज्यों करते हो चारण।
ठीक है। अब इसको लिखिए, ये आधा च है, इसको पूरा करने के लिए कोई स्वर दिख रहा है क्या? नहीं है, तो ये आधा ही रहेगा, फिर ये चारण। ठीक है, ये होता है आपके त का नियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये त का प्रथम नियम है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसी में आता है, त का दूसरा नियम है, यदि त के बाद त के बाद ज और झ आए तो त का ज हो जाता है। यदि त के बाद ज और झ आए तो त का ज हो जाता है। यदि त के बाद ज और झ आए तो ज हो जाता है। त का किन त का ज हो जाएगा। सेम जैसे पढ़ते थे वहाँ च छ था, यहाँ ज झ है, तो यहाँ त के बाद ज झ आए तो ज हो जाता है। ये पहले जो लिखे हैं वो ज झ हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके लिए भी एक उदाहरण देख लेते हैं। तो ये है उज्ज्वल या फिर जगत जननी है, सतजन है। सतजन देख लेते हैं, सत प्लस जन। ठीक है, मैं हर बार आपको अलग करके लिखा के बताऊंगा। ये हो जाएगा आपका स प्लस त प्लस ज प्लस न। ठीक है, नियम पढ़िए। नियम क्या बोलता है, यदि त के बाद ज या झ आए, ये ज आ गया, झ भी आ सकता है, ज का दूसरे में ले लेंगे तो त का ज हो जाता है। तो चलिए त का ज बना के देखते हैं। स प्लस इस त का ज बना देते हैं, आधा ज रहेगा ना, आधा ज प्लस न। अब जोड़ के लिखिए, ये स है। इस ज को पूरा करने के लिए कोई स्वर मिल रहा है? नहीं, ये वाला स्वर, ये वाला ज पूरा है, तो ये उसको उठा लेगा, ये ज, सज्जन। सीखे, ये हो जाएगा आपका सज्जन। ये हो गया आपका सज्जन। ठीक है, इसी प्रकार एक और उदाहरण ले लेते हैं झ के लिए, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि कैसे लिख रहे हैं इसको। ठीक है, उज्झटिका बोलते हैं, उज्झटिका एक उदाहरण है उज्झटिका का। उत प्लस झटिका, झटिका। ठीक है, ये इसी प्रकार है उत प्लस झ टिका। ठीक है, सॉरी दो बार हो गया इसी चीज़ को लिखते लिखते, यहाँ अलग करके लिखना था ना हमको। उत प्लस झ प्लस टिका। ठीक है, अब नियम देखिए, त के बाद ज झ आए, त के बाद झ आ गया, तो इसको हम ज में बदल देंगे त को। तो उत प्लस ज प्लस ये झ का सेम को जिम करते में रहेगा झ, और ये टीका। ठीक है, अब ये ज को पूरा करने के लिए कोई स्वर नहीं है। हमने स्वर संधि में देखा है कि या किसी में देखा है कि यदि कोई व्यंजन आधा है तो उसको आधा लिखते हैं। तो उसको कैसे लिखेंगे, उ ज झ टीका। ये देखिए, ये है आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारे त का दूसरा नियम। त का एक और नियम देखते हैं। यदि त के बाद ट ढ ल आए, यदि त के बाद ट ढ ल आए तो त के बाद क्रमशः ट ढ ल बदल जाता है। यदि त के बाद ट ढ ल आए तो क्रमशः ट ढ ल में बदल जाता है। यदि त के बाद, चलिए इसको त के बाद ट ढ ल वाला देखते हैं। अब प्रोसेस तो आपको समझ आ गया होगा किस तरह हम इसको बना रहे हैं। तो पहले वृहत टीका बोलते हैं, वृहत प्लस टीका। अब इसको पहले अलग कर लेते हैं। तो व्रीह प्लस त प्लस टीका। अब नियम पढ़िए, त के बाद ट ढ ल आए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ट आ रहा है, तो क्रमशः ट ढ ल हो जाता है। तो ट का ट हो जाएगा त का, तो ये हो जाएगा व्रीह। अब ये त है ना, इस त को हम ड में बदल देंगे। ठीक है, यदि ड आता तो ड में, देखिए शाम से देखिए, ट आता है तो ट में बदले हैं, ड आता है तो ड में बदले हैं, ला आता है तो ला में बदलते हैं। ठीक है, तो ये हम इसको पहले ट में बदल देते हैं, आधा ट में, ये आधा ट में बदल दिए, पट्टिका। अब मिला के लिखिए वृहट्टिका,
है ना। इसका मतलब हो जाएगा वृहट्टिका। ये इस प्रकार, ये हमारा पहला उदाहरण। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं ड के लिए। ड के लिए नेक्स्ट उदाहरण है तल्लीन है। ल के लिए देख लेते हैं, ठीक है। ल के लिए उदाहरण देख लें। तल्लीन, तल्लीन होता है या तत्लीन होता है। उत्लास, उत प्लस लास उत्लास, उत प्लस लेख उल्लेख से उल्लेख लिखते हैं, उत प्लस लेख, ठीक है। अब यहाँ मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ ना, ये त है और ये ल है, ठीक है। इसका मिलन ल के साथ हो रहा है तो ये हो जाएगा त का क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। ये पहले से ल है तो इसको कुछ करना नहीं है, लेख हो गया, ठीक है। उसके बाद बना है उल लेख, इस प्रकार से, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलिए, संधि इतना कठिन नहीं है, बस आपको समझना रहता है, नियम आपको पता होने चाहिए, उसके बाद संधि आपका आराम से बन जाता है। तो चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। त का नेक्स्ट नियम, ये त का हमारा लास्ट नियम होगा, लेकिन संधि का लास्ट नियम अभी नहीं होगा, अभी विसर्ग संधि बचा ही है, व्यंजन संधि बचा ही है। यदि त के बाद श आए, है ना, यदि त के बाद श आता है तो त का च हो जाता है और श का छ हो जाता है। देखिए, यदि त के बाद श आए, ठीक है, ये त के बाद श आ गया तो इस त का च हो जाएगा और श का छ हो जाएगा, ठीक है। देखिए, मैं नियम आपको बता जरूर रहा हूँ, लेकिन आपको एक बार में याद नहीं होगा, आपको घर में रिवाइज करना पड़ेगा इसके लिए। तो इसके बाद हम क्लास छोड़ देंगे, इसके बाद और नेक्स्ट और क्लास लाएंगे जिसमें व्यंजन संधि हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए एक और ऑप्शन ले लेते हैं, एक और है उत प्लस श्वास, है ना, उत्श्वास और सत श्वास। तो लिख लेते हैं यहाँ पे उत प्लस श्वास, ये श्वास। अब हमने क्या कहा था, त के बाद श आए, त के बाद श आ गया, ठीक है। अलग करके लिख के बताता हूँ मैं, ये उत प्लस, ठीक है, ये आधा श है, ये देखिए ये आधा श था ना। अब क्या बोला है, त का च हो जाएगा, तो ये हो गया त का आपका आधा च हो जाएगा, श का छ हो गया, ठीक है, ये वास, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको मिला के लिख देते हैं, मिला के लिख देते हैं। तो आपका उ इतना आधा है, त छ भी आधा है, ये छ और ये वास, उच्छ्वास, ठीक है। ये हो गया आपका उच्छ्वास, ठीक है। ये हो गया है नेक्स्ट नियम। और त का साथ एक और नियम है, उसको भी इसी साथ देख लेते हैं। ये त का लास्ट नियम है, इसके बाद हम म का नियम, छ का नियम पढ़ेंगे। त का नियम में लास्ट है, त के बाद यदि ह हो, है ना, त के बाद यदि ह हो, त के बाद यदि ह हो, ठीक है, त के बाद यदि ह हो तो त का द हो जाता है और ह का ध हो जाता है, ठीक है। देखते हैं, त के बाद यदि ह हो तो त का द हो जाता है और ह का ध हो जाता है। चलिए इसको देखते हैं, इसमें है तद्धित, उद्धार, है ना, उद्धार और उद्धार। देखते हैं उद्धार, देखते हैं उद्धार एक शब्द होता है ना, उद्धार, उद्धार एक शब्द होता है, उद्धार, ठीक है। अब देखते हैं ये बनता कैसे है। तो उत प्लस हार, ठीक है। अब देखें, त का द कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा त का द हो गया प्लस ह का ध हो गया आधा, ठीक है, ह का ध हो गया। अब इसको मिला के लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका उद्धार, उद प्लस धार, ये उद्धार, ठीक है। ये हमारा ता का नियम हो गया संधि में। यदि वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।